वेलकम बैक टू ब्रेन इंस्टीट्यूट। तो अपना जो मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा था, पिछले लेक्चर अपना बाय फॉल्ट टेक्निकल कारण बीच में रह गया था कुछ टॉपिक। तो अपना पिछले प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन ऑफ जो मेटल इन द मिडल एक्टिविटी, यानी कि मिडल एक्टिविटी के जो मेटल है उनकी एक्साइटेशन का प्रोसेस था जो वो चल रहा था। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, लास्ट में हमने थर्मिट प्रोसेस देखा था। ठीक है, थर्मिट प्रोसेस, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, थर्मिट रिएक्शन के अंदर मेरे पास Fe यानी कि आयरन सल्फेट Fe2O3 की रिएक्शन की जाती है 2 एल्यूमिनियम के साथ, और ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाता है Fe प्लस में 2Fe प्लस में Al2O3 प्लस में हीट। थर्मल मतलब हीट, हीट मतलब इस रिएक्शन में मुझे एज ए प्रोडक्ट के साथ मिलेगी, और ये रिएक्शन एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होएगी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आपको याद हो रिएक्टिविटी सीरीज, मैं निकाल लेता हूँ एक सेकंड, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि मेरे पास जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने Fe को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ली, और Fe जहां से निकल गया मेरे पास। ठीक है, मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, एल्यूमिनियम Fe को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले रहा है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज मुझे क्या चाहिए कि जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं वही मेरे पास लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास एल्यूमिनियम पड़ा है, देखो मेरे पास एल्यूमिनियम यहाँ पड़ा है और Fe है नीचे। तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम जो मेरे पास वो है मोर रिएक्टिव है, और इस रिएक्शन में Fe मेरे पास लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को इजीली रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, और जहां से मुझे Fe मिल जाएगा। और इस रिएक्शन को हम नाम देंगे थर्मिट रिएक्शन का, थर्मिट प्रोसेस का। ठीक है, थर्मिट इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि थर्मल का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इन्वॉल्व रहती है, हीट हमें निकलती है, हीट हमें मिलती है, उन्हें हम थर्मल रिएक्शन कहते हैं। इसमें हीट मुझे एज ए प्रोडक्ट के साथ मिल रही है, इस वजह से मैं इसको थर्मिट रिएक्शन कहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड टॉप एक्टिविटी सीरीज। अब ये जो टॉप के मेटल्स हैं मेरे पास, जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी एक्सट्रैक्शंस करनी है हमें। तो इसमें इनमें क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। मतलब हाई रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे उनकी एक्साइटेशन करनी है, और वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं करूंगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि मेरे पास ऐसा कोई ना कोई एक कंटेनर टाइप बीकर होएगा, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगी होंगी ऐसे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड मेरी किसके साथ अटैच होंगी, ठीक है, ये मेरे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव वाली को हम कहते हैं एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होएगी कैथोड। ठीक है, और जो भी मेरे पास रॉ मटेरियल हैं, जो भी ओर्स हैं, वो एज ए मेल्टन फॉर्म या मेल्टन फॉर्म में यहाँ पे होंगे। ठीक है, मतलब एज ए लिक्विड फॉर्म में हम इसे इनको यहाँ पे रखेंगे। ये मेरे पास है लिक्विड सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये लिक्विड सोल्यूशन मान लो मेरे पास NaCl का है, NaCl का मेरे पास एज ए लिक्विड सोल्यूशन मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, Na को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, मतलब मैं सोडियम को निकालूंगा। ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल सोडियम हमें नॉर्मली सी वाटर से मिल जाता है। ठीक है, इसके जैसे ही हम
इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इन कैथोड और एनोड जो है इन पे रिएक्शनें होगी। तो होएगा क्या कि मेरे पास Na है, इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो Na प्लस और Cl माइनस में जब ब्रेक होएगा तो इसमें जो आयंस प्रेजेंट रहेंगे वो Na प्लस और Cl माइनस रहेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, जहां उसे पॉजिटिव चार्ज मिले, और पॉजिटिव चार्ज जहां जाता है जहां उसे नेगेटिव चार्ज मिले। तो कैथोड पे नेगेटिव होएगा, इस वजह से Na प्लस सारे मेरे पास यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे कैथोड के ऊपर, और जो Cl माइनस है उसमें नेगेटिव होएगा तो वो सारे के सारे किस पे इकट्ठे हो जाएंगे, एनोड पे को ऊपर, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब एनोड पे जो रिएक्शन होएगी वो क्या होएगी वो देखते हैं। एनोड पे क्या आया है, Cl आया है, तो Cl के दो मॉलिक्यूल आएंगे मेरे पास। वैसे तो बहुत सारे आएंगे बट मैं समझने के लिए दो ले रहा हूँ क्योंकि इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों Cl के बीच में बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज के दो इलेक्ट्रॉन मेरे पास निकल जाएंगे। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो भी एक नेगेटिव चार्ज होता है उस एक नेगेटिव चार्ज में मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक दो, एक और दो। ठीक है, इन दो इलेक्ट्रॉनों ने सिंगल बॉन्ड Cl के बीच में फॉर्म कर लिया। ठीक है, Cl बॉन्ड Cl प्लस, अब इस Cl के जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो मेरे पास यहाँ पे बाहर निकल गए। जो ये Cl बॉन्ड Cl को हम कैसे लिख सकते हैं, Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस के रूप में इस सॉल्यूशन से निकल गई। ठीक है, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो कहाँ पे हैं, यहाँ पे है, एनोड पे है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होके कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, कैथोड। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गए तो मेरे पास ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए किसके पास, कैथोड के पास। प्लस कैथोड पे क्या पड़ा है, Na पड़ा है। ठीक है, Na प्लस के दो दो Na प्लस पड़े हैं, Na प्लस प्लस में Na प्लस। ठीक है, अब क्या होएगा, Na प्लस मतलब जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस Na प्लस के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Na प्लस के पास चला जाएगा और मेरे पास क्या है, दो Na बन जाएंगे, Na प्लस Na। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2Na। ठीक है, अब ये जो 2Na बना है ये मेरे पास एज ए प्योर मेटल मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा इसको। ठीक है, प्योर मेटल मेरे पास यहाँ से एक्सट्रैक्शन हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्लियर है। तो हमने अब तक क्या देखा है, एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहले पिछले लेक्चर जो हुआ था अपना, उस लेक्चर में हमने देखा था कि लो रिएक्टिव मेटल्स कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब सल्फाइड लेंगे, सल्फाइड की रोस्टिंग में क्या होता है कि मेरे पास हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटल सल्फाइड जो होते हैं उन्हें बर्न करते हैं, बर्न करने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ मुझे मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। उस मेटल ऑक्साइड की मैं क्या कर देता हूँ, रिडक्शन, तो मेरा वो रस्टिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या था, मिडल रिएक्टिव मेटल हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। मिडल रिएक्टिव मेटल में दो तरह के मुझे और मिल सकते हैं, पहले कार्बोनेट और मिले और दूसरे सल्फेट। सल्फेट का भी सेम सिंपल है। सल्फेट के केस में हम क्या करेंगे कि जो भी मेरे पास मेटल सल्फाइड और होंगे, मेटल सल्फाइड और होंगे, उन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। हीट करने पर मुझे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे उसकी हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड तो एक सोल्यूशन से उड़ जाएगा क्योंकि गैस है। मेटल ऑक्साइड जो बनेगा मेरे पास, उस मेटल ऑक्साइड की मैं रिडक्शन करवा दूंगा, रिडक्शन करा के उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मेटल। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट के केस में हम क्या प्रोसेस करवाएंगे, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में कुछ नहीं होता, जो भी हमारे पास कार्बोनेट ओर्स हैं उनको हम हीट करते हैं। जैसे ही हमने उसे हीट किया, हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और मुझे मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। कैल्सिनेशन में सिंपली जो ओर्स हैं उसको हीट किया जाता है, उसके हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड लीव करती है और साथ में मुझे क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड, और फिर से वही मेटल ऑक्साइड मुझे मिल जाते हैं दोनों प्रोसेस से। ठीक है, इस मेटल ऑक्साइड की मैं रिडक्शन करवा के प्योर मेटल मुझे मेरे पास फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब हमने देखा है मेटल विद हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी में क्या है कि जो मेरे पास सोडियम टाइप के मेटल होंगे उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मेल्टन फॉर्म का। मतलब पहले हम क्या है,
जो सोडियम्स के ओर हैं उन्हें कन्वर्ट करेंगे, मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद उन्हें हम मतलब कि लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, पहले मेल्ट करके फिर उनका इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब 2 इलेक्ट्रोड ला के उनमें से करंट पास आउट करेंगे। करंट पास आउट होने से मेरे पास क्लोरीन गैस निकल जाएगी और मेरे पास जो बचा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर वो प्योर मेरा मेटल Na मुझे या फिर कोई भी जो प्योर मेटल है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इन सभी प्रोसेस के दौरान मेरे पास एक प्रोसेस रह गया, वो था ये। ठीक है, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या होता है वो हमारा रह गया। ठीक है, वो देखते हैं कि रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है। देखो, रिफाइनिंग के अंदर भी मेरे पास कहीं ना कहीं सिमिलर सा प्रोसेस होता है, ये वाला, ये प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो रिफाइनिंग मेरे पास है, मतलब जब भी मेरे पास मेटल कन्वर्ट होते हैं ना, कई मेटल रिफाइन होके मेरे पास रिफाइनरीज वगैरह में जाते हैं, वहां पे उनको फिर से प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, वो देखते हैं। तो रिफाइनिंग में मेरे पास क्या होता है, ठीक है, रिफाइनिंग में मेरे पास सेम क्या है, इसी टाइप की 2 इलेक्ट्रोड्स होंगी। अब इसमें जो सोल्यूशन होता है वो होता है CuSO4 का, मतलब मेरे पास एक ऐसा कंटेनर होएगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगी होंगी और ऐसे बैटरी से अटैच होंगी, ये प्लस ये नेगेटिव। ठीक है, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। अब इसके अंदर जो सोल्यूशन होता है वो होता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, मतलब जो रॉ मटेरियल है CuSO4। ठीक है, तो रिफाइनिंग में क्या है, CuSO4 लिया जाता है। ठीक है, जैसे ये प्रोसेस होता है, रिएक्शनें होती हैं, कैथोड और एनोड पे रिएक्शनें होंगी, मेरे पास यहाँ से क्या कन्वर्जन हो जाता है, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो भी बची हुई इम्प्योरिटीज हैं वो मुझे यहाँ पे ऐसे एक साइड में बिक करके इकट्ठी हो जाती हैं, और जिन्हें हम कहते हैं एनोड मड। ठीक है, एनोड मड बेसिकली मेरे पास इम्प्योरिटीज होती हैं जो मुझे रिफाइनरी करने के या मेरा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करने के दौरान मुझे मिलती हैं। जैसे यहाँ पे मुझे मिल रही हैं, ये देखो, ये इतने इतने पार्ट में मिल रही हैं, ये मेरे पास क्या है, एनोड मड है, मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो मेरे सोल्यूशन में किसी काम की नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इससे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। रिफाइनरी में मेरे पास बेसिकली यही किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम जो भी बची खुची इम्प्योरिटीज रह जाती हैं मेरे लिक्विड में या लिक्विड फॉर्म ऑफ कोर्स में, उसको निकाल दिया जाता है सिंपल। ठीक है, और ये मेरे पास जो प्रोसेस होता है इसमें जो मुझे मेटल मिलता है वो मैक्सिमम प्योर फॉर्म मिलता है, और सबसे अच्छा मेथड है ये इलेक्ट्रोलाइसिस, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का। वाइडली अगर हम बात करें तो यही मेथड फॉलो किया जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स जितने भी हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब मेरे पास इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है क्रोजन। ठीक है, पहले तो तुम्हें क्रोजन पता होना चाहिए कि क्रोजन होता क्या है। ये तो थे मेरे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेरा कंप्लीट है, बस एक लास्ट टॉपिक रह गया कोरोजन। क्योंकि जब भी मेरे पास इन प्रोसेस में जो भी मुझे मेटल्स मिल रहे हैं वो क्या है, एक प्योर मेटल मिल रहे हैं, मेटल की जो है वो प्योर फॉर्म में मेटल मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो प्योर फॉर्म मेटल हैं, अगर इनको तुम एनवायरमेंट में छोड़ते हो तो इनके ऊपर कोई ना कोई लेयर जम जाती है और उसको हम कहते हैं क्रोजन। पहले तो वो लेयर बनती कैसे है, जमती कैसे है, या उस लेयर में होता क्या है वो देखते हैं। ठीक है, देखो, क्रोजन जो प्रोसेस होता है इसमें क्या है कि मेरे पास कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल मैं Fe ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही Fe को मैं एयर की प्रेजेंस में छोड़ता हूँ तो हमें ये पता है कि एयर में मेरे पास 2-3 चीजें कॉमनली होती हैं। पहली मेरे पास ऑक्सीजन गैस होएगी, दूसरा मेरे पास H2O वाटर वेपर्स होंगी। ठीक है, और अगर तुम्हें याद हो कि जब हम इसी चैप्टर के अंदर रिएक्शनें पढ़ रहे थे मेटल्स की,
तो मेरे पास Fe एक ऐसा मेटल था जो कि वाटर से यानी कि स्टीम वाटर से रिएक्ट करके मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता था, वाटर वेपर है, ठीक है जी। Fe एक ऐसा मेटल था कि जो मेरे पास स्टीम वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही सेम रिएक्शन मेरी क्रोजन के केस में भी होती है। क्रोजन में बेसिकली क्या होता है कि Fe मेरे पास जो मेटल है वो कन्वर्ट होता है Fe2O3 में, ठीक है। ये मेरे पास कन्वर्जन कर देता है जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जंग लगना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे जंग लगती है तो उसमें क्या है कि जो तुम्हारा Fe मेटल है वो कन्वर्ट होता है Fe2O3 में, ठीक है, मतलब मेटल ऑक्साइड में। तो सिंपली मैं बात करूं तो जो मेरा मेटल है वो कन्वर्ट होता है मेटल ऑक्साइड में, और धीरे धीरे ये मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो मुझे रॉ, ज्यादातर मेटल हमें ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, तो वो ही रॉ मटेरियल ये वापस से बनने शुरू कर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी प्रिवेंशन, अब अलग अलग मेटल है, जैसे Fe है, Fe की मेटल ऑक्साइड बनेंगे तो इसकी ब्राउन कलर की लेयर बनती है। Fe यानी कि आयरन के ऊपर ब्राउन कलर लेयर होती है जब वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। सेम जब मेरे पास जो सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर मेरे पास जो लेयर बनती है वो भी मेरे पास अप्रोक्सीमेट ब्राउन कलर की ही बनती है। फ्रोजन के दौरान जो सिल्वर के ऊपर लेयर बनती है वो भी ब्राउन कलर की बनती है। कॉपर जो है, कॉपर के ऊपर जो लेयर बनती है वो मेरे पास बनती है ग्रीन कलर की, ठीक है। अब कई होता है ना कि जो हमने बेसिकली सिल्वर की जो सांप वगैरह या छल्ले वगैरह पहने होते हैं उनमें जो लेयर आती है वो आती है ग्रीन कलर की लेयर। वो ग्रीन कलर की लेयर इस वजह से आती है, हम जैसे कि गोल्ड होएगा या सिल्वर होएगा, ठीक है, इसके जब भी मेरे पास वो बनाते हैं हम पैरने लायक सांप छल्ले या और कोई गहने वगैरह, तो उसमें क्या है कॉपर मिक्स किया जाता है, ठीक है। Ag+ कॉपर मिक्स करके मेरे पास हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं इनका, ठीक है। या फिर Au गोल्ड प्लस कॉपर मिक्स करके Au, इनका हम कोई भी वो बनाते हैं पैरने लायक, जो भी मेरे पास ज्वेलरीज वगैरह होती है वो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कॉपर मिक्स किया जाता है, जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड के अंदर मेरे पास 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उसके हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, उसको कन्वर्ट किया जाता है मिक्सिंग ऑफ कॉपर की मदद से 22 कैरेट में। तो 22 कैरेट गोल्ड के हम जो है ज्वेलरीज बनाते हैं। अब तुमने अगर देखा होगा कि बहुत पुरानी अगर कोई ज्वेलरी था तो उसके ऊपर भी एक कई बार थोड़ी थोड़ी लेयर आ जाती है, वो लेयर होती है ग्रीन कलर की। इनके ऊपर जो लेयर बनेगी वो बनेगी क्रोजन के दौरान ग्रीन कलर की। अब ग्रीन कलर की लेयर बनने के कारण मेरे, वैसे तो Ag के ऊपर जो लेयर बनती है वो ब्राउन कलर की बनती है, बट यहाँ पे ग्रीन कलर की लेयर क्यों बनेगी वो उस पर हम बात करते हैं। ग्रीन कलर की लेयर बनती है इन दोनों ज्वेलरीज के ऊपर, यानी कि चाहे वो गोल्ड की ज्वेलरी हो कोई और या फिर वो कोई मेरे पास सिल्वर की ज्वेलरी हो, ठीक है। अब उसका बनने का कारण मैं सिंपली आपको एक्टिविटी सीरीज में दिखाता हूँ कि जो मेरे पास दो मेटल इकट्ठे हैं, कॉपर और Ag, कॉपर और Ag, ठीक है। तो कॉपर है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू Ag एंड Ag, मतलब गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो मेरे पास क्या करता है कि जो ज्वेलरी में जितना भी कॉपर प्रेजेंट है वो लेयर उस ज्वेलरी के ऊपर उस कॉपर की वजह से, ठीक है, मतलब जो ग्रीन लेयर है वो एक्चुअली कॉपर के कारण उस ज्वेलरी के ऊपर आती है और इस वजह से वो हमें ग्रीन कलर की दिखती है गोल्ड और सिल्वर के इंस्ट्रूमेंट पे। बट एक्चुअली जो सिल्वर के ऊपर लेयर बनती है वो ब्राउन कलर की लेयर बनती है, ठीक है। अब ऐसा है कि सिल्वर और जो गोल्ड है वो लो रिएक्टिव मेटल है, मतलब वो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते, तो उसके कारण मेरे पास ये चीज होती है। हाँ सॉरी, सिल्वर के ऊपर ब्राउन नहीं ब्लैक लेयर बनती है, ब्लैक, ठीक है। अगर प्योर सिल्वर के ऊपर हम देखें तो वो ब्लैक लेयर बनेगी, और अगर जो ज्वेलरीज होती है उनके ऊपर ग्रीन बनेगी ड्यू टू बिकॉज ऑफ कॉपर, ठीक है। अब इन चीजों को रोका कैसे जाए, दैट इज क्वेश्चन, ठीक है। इन चीजों को रोकने के लिए मेरे पास दो तीन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, अब इसमें बनता क्या वो हमने ऑलरेडी देख लिया, अब प्रिवेंट कैसे किया जाता है इसे, प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन।
क्रोजन की प्रिवेंशन कैसे की जाती है, ठीक है। प्रिवेंशन मतलब कि क्रोजन जो प्रोसेस है, किसी पे ऊपर किसी भी मेटल के ऊपर जंग हम कैसे रोक सकते हैं। सिंपली पहला क्या है, मेरे पास पहला मेथड है पेंट करके, बाई पेंटिंग, ठीक है। हम क्या करें कि मेटल सरफेस जो है उस मेटल सरफेस को किसी भी केमिकल या कोई भी पेंट करते हैं हम उसके ऊपर, तो वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। दूसरा जो मेथड है मेरे पास वो है ऑयलिंग, ठीक है। ऑयलिंग से मतलब क्या है कि जो सिंपली अगर कोई फार्मर बैकग्राउंड से है वो इजीली समझेगा कि जो भी मेरे पास एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनका पेंट को कुछ टाइम बाद उतर जाता है, बट फार्मर्स क्या करते हैं उसके ऊपर जो तेल वगैरह होता है या मुगलाइल यूज्ड मुगलाइल होता है उसका उसको लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे वो प्रिवेंशन रहती है, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या है जंग नहीं लगती, क्रोजन से वो बचा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है मेरे पास गैल्विनेशन। गैल्विनाइजिंग, ठीक है। गैल्विनाइजेशन या फिर गैल्विनेशन, गैल्विनाइजिंग या फिर गैल्विनाइजेशन, ठीक है। गैल्विनाइजेशन में मेरे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं स्टील और आयरन को प्रिवेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। इसमें बेसिकली जिंक की कोटिंग की जाती है, जिंक कोटिंग ऑन आयरन और स्टील, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर मेरे पास क्या होता है, हम जिंक की कोटिंग करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, गैल्वेनेशन में हम जिंक की कोटिंग करते हैं, ठीक है। किसकी सरफेस के ऊपर, आयरन या फिर स्टील के सरफेसेस के ऊपर, जिसकी वजह से मेरे पास जो आयरन होता है उस पर जंग नहीं लगती, ठीक है। थर्ड है मेरे पास, फोर्थ है एनोडिसिटी, एनोडी एनोडिंग, एनोडाइजिंग, ठीक है। एनोडाइजिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के हम ऊपर ऑलरेडी जो ऑक्साइड होते हैं, इसमें क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर, ठीक है। थिन कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थिन कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम सरफेस, ठीक है। मतलब जो प्योर मेरे पास मेटल है एल्यूमिनियम मेटल, उसके ऊपर हम पहले से ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग कर देंगे, जो कि मेरा प्योर एल्यूमिनियम का मेटल है वो डायरेक्टली एयर के टच में नहीं आएगा, और नहीं आया तो मेरे पास फिर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होएगा, ठीक है। एनोडिसिटी में ये होता है, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग में ये होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद है अलॉय फॉर्मेशन, मेरे ख्याल से कि अलॉय बना लो तुम, ठीक है। मतलब क्या है, इम्प्योरिटीज ऐड करके तुम क्या है मिक्सिंग करके मेरे पास जो प्योर कंपोनेंट है उसके और कोई कंपोनेंट बना लो, ठीक है। जैसे एक तो मैंने तुम्हें ये बताया ही था कि गोल्ड में कॉपर को मिक्स करके ज्वेलरी के रिलेटेड हम जो बनाते हैं वो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास अलॉइंग, अलॉइंग में मेरे पास क्या होता है कि मिक्सिंग की जाती है दो या दो से ज्यादा मेटल्स की, और मिक्सिंग करके एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। या फिर क्या है अलॉय मतलब क्या है कि जो मेरे पास दो अलग अलग तरह के, हम एक ही मेटल से दो अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं, वो होते हैं अलॉय, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं।
एक इसमें है आयरन पिलर एट दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली अगर तुमने गए हो कभी तो वहां पे ना एक आयरन पिलर है, आजकल वो रीलों में भी चल रहा था, मेरे पास 2-3 रीलें आ गई उसकी, ठीक है। बेसिकली क्या है आयरन पिलर, क्या है कि एक सिंपल टाइप का पिलर है उस वहाँ दिल्ली में, जो कि नॉर्मली आयरन का पिलर है, ठीक है। अब उसमें खासियत जो है पढ़ते उसे क्यों है, क्योंकि उस जो वो पिलर है उस पिलर पे जंग नहीं लगी आज तक, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1600 साल हो चुके हैं उस पिलर को, और उस पिलर के ऊपर जंग नहीं लगी आज तक, ठीक है। रीजन उसका क्या है कि मेरे पास जो वो पिलर की जो वो की गई है, उसमें मेरे पास पिलर इज नियर क्वार्टर मीनर, कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज बिल्ड मोर देन 60 ईयर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अब उसमें क्या है जंग नहीं लगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1600 साल उस पिलर को हो चुके हैं। अब उस पिलर की जो मेरे पास हाइट है वो 8 मीटर है, और जो उसका वेट है अप्रोक्सीमेटली 6000 kg है। ये उस पिलर का वेट है, और आयरन का वो पिलर है, ठीक है। आयरन का वो पिलर है, ठीक है। अब इसमें खासियत हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ना वो जो पिलर था उसमें जब वो उसको बना रहे थे तो उसके आयरन में कुछ ऐसा मिक्स किया गया जो कि मेरे पास क्रोजन को प्रिवेंट करता था, इस वजह से हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसमें मेरे पास बेसिकली मेरे ख्याल से उसमें जो मिक्स किया गया था वो था पीबी, यानी कि लेड और टीन। लेड और टीन को उसमें मिक्स करके मेरे पास थोड़ी थोड़ी अमाउंट लेड और टीन की मिक्स की गई थी, क्योंकि गई थी कि जो लेड और टीन इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो वो चीज उसमें मिक्स करके उसको थोड़ा रिलायबल बनाया गया था। आज तक उसमें 1600 साल हो चुके हैं, उसमें अब जंग नहीं लगी है, थोड़ी बहुत अब लगी है, बट वो भी माइनर जो है उस लेवल की लगी है, ठीक है। बट वो ही है कि प्रिवेंट किया गया, मतलब मिक्सिंग करके, जैसे हम इनको प्रिवेंट करते हैं, जैसे हमने क्या किया था कि गोल्ड को प्रिवेंट किया जाता है सीजू की मिक्सिंग करके, तो जो भी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ज्वेलरीज वगैरह बनती है उस पर जो जंग लगती है वो गोल्ड यानी कि कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाती है, गोल्ड बचा रहता है, ठीक है। तो यही मेरे पास प्रिवेंशन है क्रोजन को रोकने के लिए। अब क्रोजन में मेरे पास सिंपली होना क्या है कि जो भी मेरा मेटल है वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। तो उस चीज को रोकने के लिए हम प्रिवेंशन करते हैं, पेंटिंग हो गया, गैल्मिनेशन हो गया, ठीक है, एनोडाइजिंग हो गया, उसके बाद मेरे पास ऑयलिंग हो गया, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हैं जिससे हम आयरन को प्रिवेंट करते हैं खराब होने से, ऑक्सीडाइज होने से हम उसको रोकते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो अपना ये चैप्टर लगभग लगभग खत्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में वो सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल करेंगे।